Hello everyone, welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में प्रोटॉन एनएमआर स्टार्ट कर दिया था. प्रोटॉन एनएमआर में अभी तक हमने मैग्नेटिक न्यूक्लियाई के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, स्पिन एनर्जी लेवल ऑफ मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, पॉपुलेशन डिफरेंस, जनरेशन ऑफ एनएमआर सिग्नल एंड जनरेशन ऑफ पल्स एनएमआर सिग्नल. उसके साथ साथ रिलैक्सेशन टाइम, पल्स एंगल, पल्स टाइम, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे. आज की क्लास में हम बात करेंगे बेसिक पैरामीटर ऑफ ए प्रोटॉन एनएमआर. कुछ बेसिक पैरामीटर हमारे प्रोटॉन एनएमआर के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे. बेसिक पैरामीटर्स ऑफ प्रोटॉन एनएमआर. प्रोटॉन की बात करें हम, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर होगा नंबर ऑफ सिग्नल्स. कोई मॉलिक्यूल हमें दे दिया गया, कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा, ठीक है, और उनसे हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे प्रोटॉन एनएमआर के. ठीक है, तो हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं वो देखो. सबसे पहले ये नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे, हमें क्या बताते हैं, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट different type of sets of proton which are present in molecule. कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें हमें डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन सेट मिलेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन देता हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स. ठीक है, एग्जांपल देखो, CH3, C डबल बॉन्डेड कार्बन, CH3, CH3, CH2O, CH3. ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है. हमें बताना है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स देगा हमारा प्रोटॉन. ठीक है, प्रोटॉन हमारे हाइड्रोजन, इन्हीं के बेस पे हमें बताना है कि यहाँ पे कितने सिग्नल्स मिलेंगे. तो कितने टाइप के प्रोटॉन दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो 1, 2, 3, 4, 5 दिख रहे होंगे. बट हमें यहाँ पे कौन से बताने हैं, जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे वो बताने हैं. केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन, जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे वो हमें देंगे सेम सिग्नल. और एक होगा केमिकल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन. नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे वो हमें डिफरेंट सिग्नल देंगे. अभी हमें पहले ये देखना है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन है उनमें से वो सारे के सारे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है या फिर कुछ हमारे इक्विवेलेंट प्रोटॉन है. यदि इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे तो वो सेम सिग्नल देंगे, यदि वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे तो वो डिफरेंट सिग्नल देंगे. अब इन दोनों को देखो, CH3, CH3, इस कार्बन के साथ, एक ही कार्बन के साथ दोनों CH3 ग्रुप में अटैच है, यानी कि हमें देखने से लग रहा है कि यहाँ पे ये दोनों मिथाइल ग्रुप पे केमिकल इक्विवेलेंट होंगे. केमिकल इक्विवेलेंट होंगे तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे एक ही सिग्नल देंगे. ये इधर वाला जो कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन, वहां पे एक तो CH3 है और दूसरा हमारे पास है CH2 और CH3. तो ये तो हमारे पास जो ऑक्सीजन के साथ लगा ये है CH2, ये CH3, यानी कि एक ये देगा और एक सिग्नल ये वाले प्रोटॉन देंगे. अब यहाँ ये डिफरेंट है इनसे, तो एक हमारे ये देगा. कितना हुआ टोटल, 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने दिख रहे हैं हमें, 4 टाइप के हमें सेट दिख रहे हैं प्रोटॉन के. देखो ये अभी मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे 4 टाइप के सेट होंगे प्रोटॉन के, यानी कि नंबर ऑफ सिग्नल होंगे 4, बट एक्चुअल में यहाँ पे 5 होंगे. एक्चुअल में नंबर ऑफ सिग्नल होंगे 5 है. बट यहाँ पे एक बार थोड़ा इतना ही समझ ले, ये दोनों दिखने में मिथाइल ग्रुप हमें सेम लग रहे हैं, इसलिए इनको हमने केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन मान लिया और एक ही सिग्नल देंगे. एक्चुअल में यहाँ पे 5 सिग्नल होंगे, बट यहाँ पे इनको ऑलमोस्ट सिमिलर मान लिया और ये कितने देंगे, हमें 4 सिग्नल देंगे. क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है. इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ. ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है
बेंजीन। और हमें यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स बताने हैं। नंबर ऑफ सिग्नल जो बताएंगे वो प्रोटोन के बताने हैं। तो यहाँ पे प्रोटोन देखेंगे पहले कितने हैं, यहाँ पे 6 प्रोटोन है। और ये जो 6 प्रोटोन है, क्या यहाँ पे सारे डिफरेंट है, नॉन इक्विवेलेंट है या फिर इक्विवेलेंट है, वो हमें चेक करने हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो CH है ये किससे होगा, इधर इस कार्बन से और इस कार्बन से, या फिर आप कहीं से भी सिमेट्री पास करवा लो, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो आपको सेम देखने को मिलेंगे, सिमिलर होंगे सारे के सारे। यानी कि जो 6 प्रोटोन है ये हमारे होंगे इक्विवेलेंट प्रोटोन। इक्विवेलेंट प्रोटोन यानी कि सेम सिग्नल देंगे। इसका मतलब यहां पे हमें मिलेगा सिंगलेट, ठीक है, सेम सिग्नल होंगे, एक ही हमें यहाँ पे सिग्नल देखने को मिलेगा। यदि नंबर ऑफ सिग्नल हमसे पूछे तो वो होगा 1, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे प्रोटोन होंगे केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटोन। इक्विवेलेंट का मतलब होगा सेम सिग्नल देंगे सारे के सारे प्रोटोन। क्लियर। अब मान लीजिए हमारे पास है नेक्स्ट मॉलिक्यूल ये वाला। अब यहां पे बताओ कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ सिग्नल होंगे। तो सबसे पहले हम प्रोटोन लगा दें, ये प्रोटोन होंगे। अब यहां पे नंबर ऑफ सिग्नल हमें बताने हैं। तो यहां पे देखो क्या ये सारे के सारे आपको देखने में सेम लग रहे हैं, आपको दिखने में लग रहा होगा कि सारे के सारे सिमिलर है, कोई और ग्रुप नहीं दिख रहा हमें इसलिए। बट यहां पे देखो ये वाला जो CH ग्रुप है और ये वाला CH ग्रुप है, ये दोनों यहां से देखो इधर CH से और इधर भी किससे लगा है, CH कार्बन से लगा हुआ है। इधर ये वाले भी CH से और ये भी CH से, CH ग्रुप से लगे हुए हैं। अब इन वाले दोनों को देखो, यहां पे जो प्रोटोन है उनको देखो, ये इधर तो हमारे पास है कार्बन इस वाले कार्बन से, ठीक है, दोनों, और इधर होंगे CH से। ये वाले प्रोटोन दोनों ही CH से जुड़े हुए थे, और ये वाला जो प्रोटोन होगा इधर हमारे पास है CH और ये क्या हमारे पास है कार्बन है। क्लियर। यदि हम बात करें, यदि हम यहां से प्लेन पास करें और ऐसे प्लेन पास करेंगे, तो ये हमने प्लेन पास किया, ये दोनों आपको सेम देखने को मिलेंगे, ये आपको सेम। अब ये वाला प्लेन पास किया तो ये वाले आपको सेम देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये वाला CH और ये वाला CH, यानी कि ये वाला प्रोटोन और ये वाला प्रोटोन सेम होंगे। यहां से प्लेन पास किया, ये वाला प्रोटोन और ये वाला प्रोटोन सेम होंगे। अब ऐसे प्लेन पास किया तो ये आपस में भी सेम होंगे। प्लेन यहां तक सबको ये सेम होंगे। और ये दोनों, यदि ये वाला प्लेन हम पास करें यहां से, तो ये प्रोटोन और ये प्रोटोन सिमिलर होंगे, ये प्रोटोन और ये प्रोटोन सिमिलर होंगे। अब ऐसे प्लेन पास किया हमने, तो अब यहाँ पे ये वाला प्रोटोन और ये वाला प्रोटोन सेम होगा, ये और ये हमारा प्रोटोन सेम होगा। यानी कि 1 2 3 4 H1 H2 H3 H4, ये जो प्रोटोन होंगे ये होंगे केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटोन, यानी कि हमें एक सिग्नल देंगे, एक सिग्नल देंगे। अब हम बात करें इनकी 5 6 7 8 H5 H6 H7 H8, ये भी केमिकल इक्विवेलेंट होंगे और ये भी हमें एक सिग्नल देंगे, एक सिग्नल देंगे। तो पूरे मॉलिक्यूल में हमें टोटल सिग्नल मिलेंगे 2, टोटल सिग्नल हुए 2। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें हम, अब की बार हम बेंजीन यहां पे 3 ले लेंगे। ये है हमारे पास प्रोटोन, और हमें यहां पे इस मॉलिक्यूल में बताने हैं कितने नंबर ऑफ सिग्नल प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ सिग्नल प्रेजेंट होंगे। देखो यहां से हमने सिमेट्री पास की,
ठीक है। तो ये वाला प्रोटॉन ये सेम होंगे, ये और ये सेम होंगे, और ये सेम होगा, ये और ये सेम होंगे आपस में सारे के सारे। अब यहां से हमने सिमेट्री पास की, यहां से सिमेट्री पास की, तो ये वाला हाइड्रोजन ये वाला भी अब सिमिलर होंगे, ये वाला और ये वाला भी अब सिमिलर होंगे। यहां से ये हाई प्रोटॉन और ये प्रोटॉन सेम इक्विवेलेंट होंगे, ये दोनों भी इक्विवेलेंट होंगे, और ये आपस में ही इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल होंगे 3, ठीक है। नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, H1 H2 H3 H4, ये हमें देंगे 1 सिग्नल केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे। बात करें नेक्स्ट 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये भी हमें 1 सिग्नल देंगे। 9 10, H9 और H10, ये हमें 1 सिग्नल देंगे। टोटल मॉलिक्यूल में यहाँ पे टोटल सिग्नल होंगे 3 सिग्नल होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है CH3 इथेन, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल इथेन। अब यदि हमें इसकी बात करें तो यहाँ पे कितने सिग्नल्स हमें देखने को मिलेंगे, तो ये सारे के सारे प्रोटॉन, सबसे पहले यदि हम यहाँ से प्लेन पास करवाएंगे तो ये वाले प्रोटॉन इक्विवेलेंट होंगे, ये वाले प्रोटॉन भी इक्विवेलेंट होंगे, और ये वाले प्रोटॉन भी क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। अब यहाँ से हमने प्लेन पास करवा दिया, यहाँ से प्लेन पास करवाएंगे तो ये आपस में भी इक्विवेलेंट होंगे। अभी तो हम बात कर रहे थे इनकी कि ये इक्विवेलेंट है, जब प्लेन हमने वर्टिकली पास करवाया तो ये वाले इक्विवेलेंट होंगे, ये वाले इक्विवेलेंट होंगे, यानी कि सारे के सारे प्रोटॉन यहाँ पे इक्विवेलेंट है, और एक ही सिग्नल हमें यहाँ पे देंगे, एक ही सिग्नल यहाँ पे देंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करें हैं। अब यहाँ पे देखो, एक होता है इनएंशियोटोपिक प्रोटॉन, इनएंशियोटोपिक प्रोटॉन, एंड नेक्स्ट हमारे पास है डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन। इनएंशियोटोपिक प्रोटॉन वो होंगे जहां पे हमारे पास प्रोटॉन होंगे केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन, केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन, और डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन वो होंगे जो होंगे केमिकल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन एंड केमिकल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखने से पहले एक टॉपिक और देखो, प्रोकायरल कायरल मॉलिक्यूल एंड एकायरल मॉलिक्यूल। प्रोकायरल मॉलिक्यूल वो होंगे जहां पर आपको कोई एक सिंगल कार्बन है, उस पर 3 डिफरेंट ग्रुप देखने को मिलेंगे, ए कार्बन विद 3 डिफरेंट ग्रुप, जैसे कि ये कार्बन है और यहाँ पे है ClBr, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट ग्रुप है इस कार्बन पे, एक तो हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है, तो 3 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे जिस कार्बन पे, वो होगा प्रोकायरल कार्बन। तो ये जो कार्बन है ये है प्रोकायरल कार्बन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कायरल की, एक कार्बन विद 4 डिफरेंट ग्रुप, जो कार्बन होगा उस पे चारों के चारों ही डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये देखो, इस कार्बन पे चारों के चारों जो ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे, इसलिए इस कार्बन को हम कहेंगे कायरल कार्बन, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टार से। क्लियर यहाँ तक? एक कायरल होगा कोई ऐसा कार्बन जहां पे या तो सारे के सारे ग्रुप हमारे सेम होंगे या फिर 2 ग्रुप हमारे कम से कम सेम होंगे, ठीक है। जैसे कि एक तो हमारे पास ये हो सकता है, ये हमारा एकायरल है क्योंकि सारे के सारे ग्रुप यहाँ पे सिमिलर है। नेक्स्ट हो सकता है हमारे पास ये, यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये होगा हमारे पास एकायरल कार्बन। क्लियर हुआ? प्रोकायरल, कायरल और
एक आयरन। यदि हमें किसी भी मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंसी चेक करनी है, केमिकल इक्विवेलेंसी, किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल इक्विवेलेंसी हमें बतानी है, तो वो हम बता देंगे भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर केमिकल इन्वायरमेंट मेथड से। ठीक है, क्या बताया हमने, केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन वो होंगे जहां पे सारे के सारे प्रोटॉन सेम सिग्नल देंगे, एक ही सिग्नल देंगे। केमिकल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन वो होंगे जहां पे हमें डिफरेंट सिग्नल देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें केमिकल इक्विवेलेंसी बतानी है किसी भी मॉलिक्यूल की, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता देंगे। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए प्रोकायरल मॉलिक्यूल है, प्रोकायरल कार्बन है, जैसे कि ClBrHH प्रोकायरल मॉलिक्यूल है और इसकी हमें इक्विवेलेंसी बतानी है, तो इसकी इक्विवेलेंसी हम सिर्फ एक ग्रुप को ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो उससे हमें इसकी इक्विवेलेंसी पता चल जाएगी। सिर्फ एक ग्रुप का ही सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे। ये हमारे पास मान लीजिए HA है, ये है HB। यदि हम HA को रिप्लेस करें फ्लोरीन से, या फिर सेकंड कंडीशन है HB को रिप्लेस करें फ्लोरीन से, ClBrFHB, CClFHABr। तो ये था हमारे पास प्रोकायरल, और ये होंगे हमारे पास अब कायरल कार्बन, ये होंगे कायरल कार्बन। क्लियर है? यदि हम एक ही ग्रुप का रिप्लेसमेंट कर दें या फिर सब्स्टिट्यूशन करवा दें, प्रोकायरल से हमें कायरल मिल जाएगा। अब ये प्रोकायरल कायरल हम बात क्यों करे हैं, इनएनिसोटोपिक प्रोटॉन डायस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन क्यों बात करे हैं, अब उसके एग्जाम्पल देखो। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3 CHH H H H और H, यहाँ पे है Cl। ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में हमें सबसे पहले बात करनी है, हमें चेक करना है नंबर ऑफ सिग्नल। नंबर ऑफ सिग्नल कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हमने बात की है इनएनिसोटोपिक और डायस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल देखा, उसमें हम इनएनिसोटोपिक और डायस्टेरियोटोपिक देखेंगे वो है या नहीं, और उससे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पे प्रोकायरल कार्बन है या फिर कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे देखो हमें कौन सा कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को। यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन है, एक क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन है, एक इधर कार्बन है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक क्लोरीन, 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये वाला जो कार्बन होगा ये होगा प्रोकायरल कार्बन। सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल को देखते ही चेक करना है कि वहां पे प्रोकायरल है या फिर कायरल कार्बन है। तो हमने देखा प्रोकायरल है। प्रोकायरल के बाद अब जितने भी हमारे पास ये जो हमारे प्रोटॉन होंगे ये क्या देंगे, सेम सिग्नल देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों प्रोटॉन है, एक सिग्नल देंगे, ये वाले दोनों मिलके एक सिग्नल देंगे, और ये तीनों मिलके हमें एक सिग्नल देंगे। क्लियर है? और ये हमारे पास है एक सिग्नल ये देंगे। तो 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ सिग्नल होंगे यहाँ पे 4। ठीक है, यदि प्रोकायरल कार्बन प्रेजेंट है तो उसके बाद यदि CH2 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 CH3 इस टाइप से यदि प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो वहां पे एक कार्बन पर लगे दोनों प्रोटॉन एक ही सिग्नल देंगे। यहाँ पे तीनों प्रोटॉन है तो तीनों के तीनों प्रोटॉन ही एक ही सिग्नल देंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल होंगे यहाँ पे 4। ये था प्रोकायरल का। यदि हम बात करें यहाँ पे है कोई कायरल कार्बन, CH Cl CH3, ये हमारे पास प्रेजेंट है कोई मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमारा काम है हमें कार्बन देखना है, कौन सा कार्बन है। तो क्या यहाँ एक भी कायरल या फिर प्रोकायरल प्रेजेंट है? तो इस वाले कार्बन को देखो, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक मिथाइल है, और एक ये CH2 CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये पे चारों ग्रुप डिफरेंट है। ये होगा हमारे पास कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन के बाद
ये हमारे पास जो नेक्स्ट कार्बन है, कायरल कार्बन के जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, इस पर लगे ये प्रोटॉन होंगे, ये होंगे डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन। और यहाँ पे ये जो प्रोटॉन थे ये थे इनैनिसोट्रोपिक प्रोटॉन, इनैनिसोट्रोपिक प्रोटॉन। यानी कि यदि प्रोकायरल कार्बन है तो उससे नेक्स्ट वाले इधर जो कार्बन होंगे लेफ्ट या राइट, जिधर भी प्रोकायरल से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा वहां पे जो प्रोटॉन होंगे वो होंगे इनैनिसोट्रोपिक प्रोटॉन, यानी कि केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन, सेम सिग्नल दिखाएंगे। तो दोनों प्रोटॉन सेम सिग्नल दिखा रहे थे, ये दोनों भी सेम सिग्नल दिखा रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रोटॉन होंगे, ये होंगे डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन, डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन। और डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन का मतलब होगा केमिकल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, यानी कि डिफरेंट सिग्नल देंगे, डिफरेंट सिग्नल देंगे, दोनों प्रोटॉन डिफरेंट सिग्नल देंगे। यानी कि एक सिग्नल तो हमारा ये हाइड्रोजन देगा, एक ये देंगे, ये 3 होगा, ये 4th होगा, ये भी डिफरेंट देगा, ये भी डायस्टीरियोटोपिक है, ये 6 और ये तीनों एक देंगे 7। तो यहाँ पे कितने हुए हमारे पास है नंबर ऑफ सिग्नल 7 नंबर ऑफ सिग्नल हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ आया। कोई मॉलिक्यूल है, सबसे पहले हमें चेक करना वहाँ पे कार्बन वो प्रोकायरल है या फिर कायरल है। यदि प्रोकायरल कार्बन है तो उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर जो प्रोटॉन लगे होंगे वो होंगे इनैनिसोट्रोपिक प्रोटॉन, यानी कि केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन, सेम सिग्नल देंगे। यदि हम बात करें कायरल कार्बन की, कायरल कार्बन है उससे नेक्स्ट वाले जो कार्बन होंगे उन पर जो प्रोटॉन होंगे वो होंगे डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन, जो कि केमिकल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे, डिफरेंट सिग्नल हमें देंगे। क्लियर यहां तक सबको? एक एग्जाम्पल है हमारे पास है CH3 CH3 ये मॉलिक्यूल हमारे पास, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले मॉलिक्यूल देखते ही हमें नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट करने, तो उसके लिए पहले कार्बन देखेंगे कायरल है या फिर प्रोकायरल है। तो यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन को देखो, एक हाइड्रोजन, क्लोरीन, मिथाइल और ये पूरा ग्रुप लगा हुआ, यानी कि चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप है। तो ये कार्बन होगा यहाँ पे कायरल कार्बन, कायरल कार्बन से नेक्स्ट वाला ये वाला कार्बन, और इस पे लगे प्रोटॉन, यानी कि मिथाइल ग्रुप लगे इस पे। मिथाइल में क्या है? प्रोटॉन ही तो है। तो ये जो प्रोटॉन होंगे ये होंगे हमारे डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन, यानी कि डिफरेंट सिग्नल देंगे। और यहाँ पे n नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? n नंबर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे? देखो ऐसे काउंट करने लगेंगे तो हमें भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ एरर आ जाए हमारे काउंट करने में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो होगा ये, देखो इससे जो हमारे पास ये जो पूरा ग्रुप है बीच में, इसके अलावा जो प्रोटॉन है उसको तो हम काउंट कर लेंगे। एक तो इधर प्रोटॉन है CH3, ये तीनों प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे, ये प्रोटॉन एक सिग्नल देगा और ये मिथाइल ग्रुप हमें एक सिग्नल देगा। तो 3 सिग्नल तो हुए ये, इतने तो ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिग्नल होंगे। देखो 2 × n - 1 ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। 2 × n - 1, n यहाँ पे गिवन होंगे। मान लीजिए n हमारे पास है 6, n 6 है, 2 × 6 - 1 यानी कि 5, 5 × 2 यानी कि 10, और 3 ये है 10 + 3 यानी कि 13 नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर यहाँ पे सबको? 13 नंबर ऑफ सिग्नल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये हमने बात की है प्रोटॉन की, ऐसा ही हमें कार्बन में भी देखने को मिलेगा। उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? ये थी नंबर ऑफ सिग्नल की बात। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास है पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। इन सिग्नल्स की पोजीशन क्या होगी? देखो सबसे पहले हमें बताएंगे क्या, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप एंड नेचर ऑफ सिग्नल।
नेचर ऑफ ए प्रोटॉन। ठीक है, ये हमें देखो नंबर ऑफ सिग्नल्स बात की थी अभी हमने, वो कैसे कैलकुलेट करने हैं वो आपने देख लिए कि नंबर ऑफ सिग्नल यानी कि केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो सेम सिग्नल देंगे, यदि नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो डिफरेंट सिग्नल देंगे। यदि इनैनिसोटोपिक प्रोटॉन है, इनैनिसोटोपिक प्रोटॉन कब होंगे, मान लीजिए हमारे पास प्रोकायरल कार्बन है, प्रोकायरल कार्बन से नेक्स्ट वाले जो कार्बन होंगे वो होंगे हमारे पास है इनैनिसोटोपिक प्रोटॉन देंगे और वो होंगे केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन यानी कि सेम सिग्नल देंगे। यदि हमारे पास मॉलिक्यूल में एक भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो उससे नेक्स्ट वाले जो कार्बन होंगे वो होंगे डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन देंगे और वो डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन यानी कि वो डिफरेंट सिग्नल देंगे। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करेंगे इनकी पोजीशन की कि इनकी पोजीशन क्या होगी। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं जो इनकी पोजीशन होगी सिग्नल्स की, जैसे पोजीशन होती है सिग्नल्स की, इनकी पोजीशन कहाँ होगी, ये हम पोजीशन क्यों पता लगाते हैं, इससे हमें प्रोटॉन का नेचर कैसा है और किस टाइप के प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसका हमें पता लगेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ वो देखेंगे। केमिकल शिफ्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट क्या, डेल्टा से। यदि हम बात करें केमिकल शिफ्ट किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू परसेशनल फ्रीक्वेंसी, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, परसेशनल फ्रीक्वेंसी एंड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो जो परसेशनल फ्रीक्वेंसी है उसी के इक्वल होगी हमारी केमिकल शिफ्ट। अब यहाँ पे हम इस केमिकल शिफ्ट को इनकी यूनिट की फॉर्म में लिखेंगे और यूनिट की फॉर्म होगी हमारी ppm, यानी कि pf को मॉडिफाई करके लिखेंगे हम ppm की फॉर्म में, पार्ट्स पर मिलियन जो केमिकल शिफ्ट की यूनिट होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, तो ऐसे हम जो हमारे सिग्नल होंगे उसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं। एक एग्जाम्पल देखो जिससे हमें इनकी पोजीशन का पता लगेगा। CH3 CH2 Cl, ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया है CH3 CH2 Cl। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्नल सीख के आए हैं, नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे, तो इसको ओपन करके लिखो H2 और ये होगा Cl। तो क्या यहाँ पे कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन तो नहीं है बट प्रोकायरल कार्बन है। प्रोकायरल कार्बन है ये वाला, इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा उस पे लगे प्रोटॉन होंगे इनैनिसोटोपिक प्रोटॉन यानी कि सेम सिग्नल देंगे। तो ये तीन जो प्रोटॉन होंगे ये सेम देंगे, दो होंगे ये सेम देंगे। 3 प्रोटॉन एक सिग्नल देगा, 2 प्रोटॉन एक सिग्नल देगा, दोनों मिला के यहाँ पे 2 सिग्नल देंगे, यानी कि यहाँ पे हमें 2 सिग्नल देखने को मिलेंगे। अब उनकी पोजीशन किधर होगी वो हमें देखनी है। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखो, हमने बात की थी गायरोमैग्नेटिक रेशियो की, PF परसेशनल फ्रीक्वेंसी, इसी की हम बात कर रहे थे। ठीक है, परसेशनल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू गामा B नोट, और ये गामा था, ये था गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, B नोट होगा यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा ये B नोट। अब यहाँ पे देखो B नोट को हमने कहा था कि B नोट किसके लोंग हम लगाते हैं, जेड एक्सिस के लोंग, अलोंग विद जेड एक्सिस। B नोट जेड एक्सिस के लोंग लगाएंगे तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा BI होगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो BI और B नोट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि BI परपेंडिकुलर होगा B नोट के। कैसे होगा वो देखो, इसी मॉलिक्यूल की हम बात करें, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है Y Z X, यही था हमारे पास। अब हम बात करें B नोट की अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो हम करेंगे जेड एक्सिस के लोग, यानी कि ये डायरेक्शन होगी हमारे B नोट की अप्लाइड मैग्नेटिक
फील्ड की। अब बात करें फिर बी आई की डायरेक्शन किधर होगी, जो हमारे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी या फिर क्या इसके ऑपोजिट होगी। तो ये डायरेक्शन होगी हमारी बी आई की, ये होगी बी आई की डायरेक्शन होगी। जिधर से बी नोट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आएंगे बी आई। ठीक है, अब हमें पता है गायरो मैग्नेटिक रेशियो होगा वो प्रोटॉन के लिए तो सेम होगा, फिक्स वैल्यू है प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए तो सेम होगा। बी नोट भी प्रोटॉन के लिए सेम होगा। हम बात कर रहे हैं फॉर प्रोटॉन गायरो मैग्नेटिक रेशियो एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों ही प्रोटॉन के लिए सेम होंगे, बट यहां पे परसेशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, परसेशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। अब ये परसेशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट कैसे हुई, क्योंकि परसेशनल फ्रीक्वेंसी तो हमारी गामा बी नोट है, ये भी प्रोटॉन की सेम है और ये भी प्रोटॉन के लिए सेम है, तो फिर ये भी तो सिमिलर होनी चाहिए, बट ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट होगी इस बी आई की वजह से, इस बी आई की वजह से ये सेम होगी। देखो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी नोट माइनस बी आई, ये इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये होगी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। बी नोट प्रोटॉन के लिए सेम होगी। अब रही बात बी आई की, अब बी आई डिफरेंट होगी, बी आई डिफरेंट होगी, बी आई डिफरेंट होगी तो बी इफेक्टिव ये भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जब बी आई इंक्रीज करेगी तो बी इफेक्टिव यहाँ पे डिक्रीज होगी, क्योंकि बी आई की वैल्यू किस में होगी, नेगेटिव में। यदि ये इंक्रीज हुई तो बी इफेक्टिव ओवरऑल हमारा डिक्रीज हो जाएगा। प्रोटॉन के लिए बी नोट हमारा सेम होगा, बट बी आई प्रोटॉन के लिए डिफरेंट होगा, बी आई डिफरेंट होगा, इसीलिए बी इफेक्टिव डिफरेंट होगा। बी आई इंक्रीज करेगा तो बी इफेक्टिव डिक्रीज करेगा। देर यहां तक सबको, ये हमारे पास था मॉलिक्यूल CH3CH2Cl। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे बी आई किसका ज्यादा है किसका कम है, तो ये जो बी आई होगा ये डिपेंड करेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। बी आई डिपेंड करेगा डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है प्रोटॉन, यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये होंगे इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कितनी है उस पर डिपेंड करेगा बी आई। यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पास पास है, इनकी डिस्टेंस होगी कम, डिस्टेंस कम है, ये दोनों पास हैं, तो यहां पे होगा शिल्डिंग इफेक्ट। यदि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कम से कम यानी कि मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, तो वहां पे शिल्डिंग इफेक्ट होगा। शिल्डिंग इफेक्ट होगा तो बी आई यहां पे इंक्रीज करेगा, बी आई इंक्रीज करेगा, बी इफेक्टिव इसका इनवर्स होगा यानी कि डिक्रीज करेगा। परसेप्शनल फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे डिक्रीज करेगी, परसेप्शनल फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे डिक्रीज करेगी। अब मान लीजिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पे होगा डी शिल्डिंग इफेक्ट, यहाँ पे होगा डी शिल्डिंग इफेक्ट, यानी कि बी आई डिक्रीज करेगा, बी आई यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो इससे हमें पता चलेगी यहाँ पे कि बी आई कहाँ इंक्रीज करेगा कहाँ डिक्रीज करेगा, और यदि बी आई इंक्रीज कर रहा है तो बी इफेक्टिव वहाँ पे डिक्रीज करेगा, परसेशनल फ्रीक्वेंसी भी वहाँ पे डिक्रीज करेगा, क्योंकि परसेशनल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इफेक्टिव। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब हम बात करें इनकी कि इनकी पोजीशन हमें बतानी है मॉलिक्यूल की, इस मॉलिक्यूल में प्रोटॉन की। तो देखो हमें
इनकी पोजीशन बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, ये जो प्रोटॉन है, इस कार्बन पर लगे प्रोटॉन है, यानी कि 3 प्रोटॉन, यहाँ पे है 2 प्रोटॉन। ये दोनों प्रोटॉन जिस कार्बन से लगे हुए हैं वो कार्बन क्लोरीन के साथ भी अटैच है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि इसकी प्रोटॉन के इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी CH3 के कंपैरिजन में। एक बार फिर से देखो, CH2 के साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम है दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। तो ये इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर गए, क्लोरीन की तरफ, यानी कि जो CH2 हमारे पास है, इस ग्रुप के जो प्रोटॉन होंगे उनसे और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये हो जाएंगे डी शिल्डिंग, और ये होगा यहाँ पे शिल्डिंग, क्योंकि यहाँ इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे पास पास होंगे, तो ये होंगे शिल्डिंग और ये होगा डी शिल्डिंग। तो इसकी Bi डिक्रीज होगी, इसकी Bi इंक्रीज होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? इसकी डिक्रीज होगी, इसकी यहाँ पे इंक्रीज होगी। यदि हम और एग्जांपल देखें इसका, कि ये हमारे पास है कि CH2 यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। अब इन दोनों में से, यानी कि CH2 और CH2, ये दो प्रोटॉन है, यहाँ पे दो प्रोटॉन है, इनमें से कौन सा शिल्डिंग होगा, कौन सा डी शिल्डिंग इफेक्ट शो करेगा। तो जिसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पास वो शिल्डिंग, जो दूर होंगे तो डी शिल्डिंग इफेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस CH2 के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, जो कि होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस ब्रोमीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि इसके पास ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसके प्रोटॉन से दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज होगी, डिस्टेंस इंक्रीज होंगी, तो ये होगा डी शिल्डिंग इफेक्ट शो करेगा। अब यहाँ पे देखो, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट इसके कंपैरिजन में कम इफेक्ट होगा, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हमारा शिल्डिंग इफेक्ट शो करेगा, ये करेगा शिल्डिंग इफेक्ट शो करेगा। क्लियर यहाँ तक? अभी हमने दो बेसिक पैरामीटर की बात की है, नंबर ऑफ सिग्नल एंड पोजीशन ऑफ ए सिग्नल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल शिफ्ट की बात करे थे, केमिकल शिफ्ट। अभी हमने डी शिल्डिंग और शिल्डिंग बताया, उनकी पोजीशन अभी एक्यूरेट हमने बताया नहीं है कि पोजीशन किधर होगी, ठीक है। तो केमिकल शिफ्ट को हमने रिप्रेजेंट किया था डेल से, ठीक है, और ये इक्वल होगा परसेशनल फ्रीक्वेंसी के, और परसेशनल फ्रीक्वेंसी को ही मॉडिफाई करके हमने लिखा है ppm, जो कि केमिकल शिफ्ट की यूनिट होगी, केमिकल शिफ्ट की यूनिट होगी, ठीक है। अब हमें बात करनी है यहाँ पे रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर प्रोटॉन। हमें प्रोटॉन के लिए कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस मानना है, जो कि है TMS, टेट्रामिथाइल सिलेन, CH3 ये होगा TMS, जो कि प्रोटॉन के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, उसकी पोजीशन बताने से पहले कॉन्सेप्ट है 100 मेगाहर्ट्ज NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये 100 मेगाहर्ट्ज NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है वो देखो पहले। ये जो 100 मेगाहर्ट्ज है, जब भी हम किसी का सिग्नल की पोजीशन बताएंगे या फिर हम सिग्नल को ड्रॉ करके दिखाएंगे, तो उनका हम जो NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लेंगे, कम से कम वो होगा 1000 मेगाहर्ट्ज। 1000 मेगाहर्ट्ज को हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि PF होगा यहाँ पे हमारे पास 100 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। ये होगा परसेशनल फ्रीक्वेंसी। परसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे 100 मेगाहर्ट्ज, या फिर इसको हर्ट्ज में हम कन्वर्ट करेंगे, वो होगी 100 इंटू 10⁶ हर्ट्ज।
क्लियर है यहाँ तक सबको? अब हम बात करें पीपीएम, क्योंकि हमें तो यहाँ पे सिग्नल को पीपीएम की फॉर्म में दिखाना है। पीपीएम होगा यहाँ पे हमारे पास है 1, पीपीएम होगा 0 के इक्वल। यहाँ पे पीपीएम होगी 0 की इक्वल, और ये जो पीपीएम आई है, ये जो पीएफ है ये है 4 TMS, और पीपीएम है ये भी है TMS के लिए, और TMS है रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर प्रोटोन। TMS होगा रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर प्रोटोन, जिसकी परसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी 100 × 10⁶ हर्ट्ज, एंड इसकी जो पीपीएम या फिर हम कहें केमिकल शिफ्ट होगा यहाँ पे 0 ppm के इक्वल। तो 0 ppm के इक्वल कौन है, किसका केमिकल शिफ्ट है? TMS का। तो यहाँ पे हम बात करें, ये होगा हमारे पास है 0, इधर हम जाएंगे 10, 20, 30, 40, या फिर हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो 1, 2 लिख लो चाहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये होगा। तो 0 पर होगी हमारी TMS की केमिकल शिफ्ट। TMS की केमिकल शिफ्ट होगी 0 ppm। तो TMS यहाँ पे 0, यानी कि उसकी परसेशनल फ्रीक्वेंसी कम से कम यहाँ पे 100 मेगाहर्ट्ज होनी ही होनी चाहिए। क्लियर है? TMS की केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी 0 ppm, यानी कि उसकी जो परसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो 100 मेगाहर्ट्ज तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है? जो हमारी नेक्स्ट यहाँ पे सिग्नल की जो पोजीशन होगी वो हम रिप्रेजेंट करेंगे TMS के बाद। क्लियर? TMS के बाद अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे CH3 CH2 Cl, यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट था और यहाँ पे था डी शिल्डिंग इफेक्ट। तो डी शिल्डिंग इफेक्ट थोड़ा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन दूर थे। तो जो पहले यहाँ पे हमारे पास सिग्नल होंगे, यहाँ पे ये 2 सिग्नल होंगे, इतना तो हमें पता है, यानी कि 1 और 2 सिग्नल होंगे। इलेक्ट्रॉन किसके दूर थे? CH2 के। तो यहाँ दूर कौन सा होगा? ये होगी हमारी CH2 की सिग्नल और ये होगी CH3 का सिग्नल। यानी कि इधर 0 से 10 तक हम जाएंगे स्केल पे, PF स्केल पे हम जाएंगे, तो 0 की साइड होगा इधर शिल्डिंग इफेक्ट और इधर होगा डी शिल्डिंग इफेक्ट। क्लियर भी? पोजीशन ऑफ ए सिग्नल। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, थर्ड टॉपिक हो गया, फिर कहें थर्ड पैरामीटर होगा यहाँ पे स्प्लिटिंग और मल्टीप्लिसिटी। स्प्लिटिंग और मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए प्रोटोन। सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्नल की बात की थी, देन हमने बात की थी पोजीशन ऑफ सिग्नल। अब हम बात करेंगे स्प्लिटिंग और मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे। ये सिग्नल और मल्टीप्लिसिटी है क्या? देखो, सॉरी, स्प्लिटिंग इट इज ड्यू टू नॉन इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटोन। नेबरिंग प्रोटोन की वजह से जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन होंगे वो कौन से? नेबरिंग प्रोटोन, उनकी वजह से यहाँ पे हमें स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखो, तो दूसरा और देखो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी हमारी n+1। मल्टीप्लिसिटी होगी n+1। यहाँ पे देखो ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटोन की वजह से यहाँ पे स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल हमारे पास वही है CH3 CH2 Cl। हमने यहाँ पे 3 पैरामीटर देखे हैं, नंबर ऑफ सिग्नल और पोजीशन ऑफ सिग्नल, एंड अब बात करें हैं स्प्लिटिंग की। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्नल की बात करें तो यहाँ पे हमने बताए थे नंबर ऑफ सिग्नल होंगे 2। एक तो ये वाले प्रोटॉन हमें सिग्नल देंगे और एक ये वाले प्रोटॉन हमें सिग्नल देंगे, तो नंबर ऑफ सिग्नल होंगे 2। पोजीशन ऑफ सिग्नल की बात करें हम कि इन सिग्नल की पोजीशन क्या होगी। देखो, ये हमारे पास PF स्केल है, यहाँ पे 0 पे हमारे पास होगा
3 4 5 6 7 8। ये वैल्यू हम बाद में बात करेंगे, अभी हमने रैंडम वैसे लिख दी। 0 का हमें पता है कि 0 ppm, 0 ppm में है क्या, यहाँ पे TMS रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर प्रोटॉन। यहाँ पे हम बात करें इनकी सिग्नल की, सिग्नल कहाँ पे होंगे, तो ये तो होगा TMS का CH2 इलेक्ट्रॉन, इसके प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, डीशिल्डिंग होगा, और ये शिल्डिंग होंगे। तो इधर हमारे पास 2 पीक हैं, 1 एंड 2। ये होगी CH3 के लिए और ये होगी सिग्नल CH2 के लिए। CH2 TMS से दूर होगा क्योंकि ये है डीशिल्डिंग इफेक्ट शो करेगा, प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन से दूर होंगे। इधर हमारा होगा शिल्डिंग इफेक्ट 0 की साइड, और इधर होगा डीशिल्डिंग इफेक्ट। क्लियर, पोजीशन तक क्लियर। अब हम बात करें स्प्लिटिंग की, कि यहाँ पे जो सिग्नल की जो स्प्लिटिंग होगी वो कितनी होगी। देखो, सबसे पहले हम बात करें इन प्रोटॉन की जो CH3 के साथ है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप वाले। यहाँ पे इनकी जो स्प्लिटिंग आएगी, इस मिथाइल की हम बात करें, वो जो स्प्लिटिंग आएगी वो होगी इनकी वजह से, जो नेबरिंग प्रोटॉन होंगे उनकी वजह से यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ। यदि हमने बात करनी है मिथाइल ग्रुप की स्प्लिटिंग की, मिथाइल ग्रुप पे जो प्रोटॉन है उसके स्प्लिटिंग की बात करेंगे, वो स्प्लिटिंग आएगी इसके नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से। और नेबरिंग प्रोटॉन में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, और प्लस कितना करना है, 1। तो क्या हो गए, यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग होगी ट्रिपलेट, इसकी स्प्लिटिंग होगी ट्रिपलेट, ठीक है। अब इसकी बात करें हम CH2 की, CH2 यानी कि इन प्रोटॉन्स की हम बात करें, तो इन प्रोटॉन की स्प्लिटिंग क्या होगी, इसका नेबरिंग कौन, CH3। यहाँ पे कितने प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, एक ऐड करना है यानी कि 4 को हम कहेंगे क्वार्टेट। तो CH3 की स्प्लिटिंग होगी ट्रिपलेट, CH2 की स्प्लिटिंग होगी क्वार्टेट, और ये जो स्प्लिटिंग हमें दिखानी है ये उसी के जो नेबरिंग प्रोटॉन होंगे उसके लिए हमें दिखानी है। और वो कैसे होने चाहिए, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ये नॉन इक्विवेलेंट है दोनों, ठीक है। CH3 और CH2 दोनों ही डिफरेंट सिग्नल देंगे, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे यहाँ पे। क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसी में हम देखेंगे पास्कल इंटीग्रेशन रेशियो, पास्कल इंटीग्रेशन रेशियो। इफ n इज इक्वल टू 0, n हमारे पास 0 है तो वहां पे जो सिग्नल होगा वो होगा सिंगलेट। सबसे पहले हम सिग्नल की बात कर ले, सिग्नल होगा सिंगलेट होगा, और रेशियो हम बात करें रेशियो की वो होगा 1, सिंगलेट 1 होगा। यदि n हमारे पास है 1, n 1 है तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिलेगा डबलेट, स्प्लिटिंग हमारी डबलेट में जाएगी और रेशियो होगा 1:1। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिपलेट, क्वार्टेट, पेंटेट, हेक्सटेट, सेप्टेट, ऐसे जाते जाएंगे। और रेशियो हमें कैसे करना है वो देखो, 1 तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 1 और 1। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, 1 तो लिखना ही है, ये 1 भी लिखना है। अब इन दोनों का हमें सम करके भी लिखना है, 1 और 1 का सम करेंगे तो आएगा 2, ये आएगा हमारा। यदि n हमारे पास 2 होंगे तो ये रेशियो आएगा। नेक्स्ट हमें 1 तो लिखना ही है, 1 भी लिखना है। अब हमें करना क्या है, पहले इन दोनों का सम करवाएंगे, 1:2 का सम कितना होगा 3, और 2 1 कितना 3, तो ये होगा यहाँ पे रेशियो आएगा, ठीक है। 1:3:3:1। नेक्स्ट 1 तो आएगा ही, 1 में आएगा यहाँ पे। अब इनका सम करवाएंगे पहले, 1 3 कितना 4, 3 3 6, और 3 1 4:1। ऐसे हम कैलकुलेट करते जाएंगे, ये इनका हमें रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, पास्कल इंटीग्रेशन रेशियो। तो आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे नंबर ऑफ सिग्नल हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं, उन सिग्नल की पोजीशन कैसे बतानी है, और स्प्लिटिंग हमें कैसे बतानी है कि किसी भी मॉलिक्यूल में स्प्लिटिंग क्या होगी, n+1 करना है, और वो भी नेबरिंग प्रोटॉन का। एक और देख लो एग्जांपल, जैसे कि CH3 CH3, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है,
और हमें बताना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे। नंबर ऑफ सिग्नल होंगे यहाँ पे देखो 3a और 3a, 6 प्रोटॉन है, इनका एक सिग्नल होगा और ये 1 2 3 CH2 आएगा यहाँ पे, ये 2 प्रोटॉन होंगे, एक सिग्नल ये देंगे हमें। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल होंगे 2। अब हम बात करें पोजीशन की, हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो लगा नहीं है, कोई दूसरा ग्रुप भी नहीं लगा हुआ है, जिससे हमें पता चलेगा कि किसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर होंगे, किसके इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, तो उसका हम डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, कोई ना कोई ग्रुप यहाँ पे लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यदि हम बात करें यहाँ पे स्प्लिटिंग की, तो सबसे पहले इनके सेम है, तो इसका देखो ये हमारे पास है मिथाइल ग्रुप की हमें स्प्लिटिंग बतानी है, वो बताएंगे इसके नेबरिंग कार्बन से, इससे नहीं बताएंगे, इसका नेबरिंग कार्बन होगा ये वाला, इससे हम बताएंगे यहाँ पे कितने प्रोटॉन 2 + 1 यानी कि 3, यानी कि इसकी जो स्प्लिटिंग होगी वो होगी ट्रिपलेट, इसकी भी ट्रिपलेट होगी स्प्लिटिंग, इसकी भी ट्रिपलेट होगी। अब हम बात करें CH2 की, CH2 की स्प्लिटिंग क्या होगी। अब ये CH2 इधर वाले प्रोटॉन से भी है अटैच, ये भी इसकी नेबरिंग है, ये भी इसकी नेबरिंग है, यानी कि यहाँ पे कितने हैं 3 3 6 + 1 7। या तो हम कह सकते हैं कि CH2 की स्प्लिटिंग होगी वो होगी सेप्टेट, या फिर हम लिख सकते हैं मल्टीप्लेट। ठीक है, मल्टीप्लेट होगी। क्लियर यहां तक सबको। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करेंगे DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है देखो, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ अनसैचुरेशन, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ये, और साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे साइक्लिक की भी, यहाँ पे कितनी रिंग आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन बताएगा अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन में आएंगे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे काउंट नहीं होंगे। यदि हम बात करें DBE डबल बॉन्ड के लिए कितना होगा, DBE फॉर 1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड के लिए DB इक्वल होगा 1 के, एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए DB होगा 2, और एक रिंग के लिए डबल बॉन्ड होगा ना DBE होगा 1। बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, एक डबल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है तो उसके लिए एक वैल्यू होगी, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए DB2 होगा, एक रिंग प्रेजेंट है तो उसके लिए DBE 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम DBE की बात करें तो DB हमारे पास 2 टाइप से देखने को मिलेगी, एक तो स्ट्रक्चर से हमें पता लगाएंगे, ठीक है, और दूसरा हम पता लगाएंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। स्ट्रक्चर से कैसे पता लगाएंगे, पहले वो देखो, स्ट्रक्चर से हमारे पास मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है एक स्ट्रक्चर हमें गिवन है, और हमें बताना है कि इसमें DBE कितना होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने होंगे। तो यहाँ पे आपको 2 डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, एक डबल बॉन्ड के लिए 1 DB, तो 2 के लिए कितना होगा 2, उसके अलावा और कोई है नहीं, ना कोई रिंग है यहाँ पे, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे काउंट होंगे नहीं। क्लियर, तो इस मॉलिक्यूल के लिए DBE होगा 2। मान लीजिए ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, अब हमें बताना इसमें DBE कितना होगा। DBE कितना होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितने हैं 2 तो इसके लिए एक रिंग है, एक रिंग के लिए तो यहाँ पे होंगे DBE 3। तो ये हम बात करेंगे फॉर्मूला से, सॉरी स्ट्रक्चर से। अब हम बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, DBE भी हमें काउंट करना है, तो कैसे काउंट करेंगे देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से DBE कैलकुलेट करनी हमें, इसके लिए फॉर्मूला होगा CN - MV/2 + TV/2 + 1। CN होंगे यहाँ पे
नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ ए कार्बन एटम। एम बी होंगे नंबर ऑफ ए मोनोवैलेंट एटम, और टी वी होगा नंबर ऑफ ए ट्राईवैलेंट एटम। क्लियर है? अब यहां पे देखो हमारे पास है एक एग्जांपल है C6H7N, C6H7N, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इससे हमें डीबीई काउंट करनी है कि यहाँ पे कितना डीबीई होगा। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे Cn यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे यहाँ पे 6 माइनस Mv मोनोवैलेंट, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट होगा हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है वो है 7/2, फिर है प्लस ट्राईवैलेंट कितना यहाँ पे n होगा ट्राईवैलेंट प्लस 1/2 प्लस 1, ये होगा 3.5 और यहाँ होगा 0.5, ये है माइनस 3.5 और ये है प्लस 0.5, माइनस करेंगे इसमें से तो 3 रहेगा, 6 माइनस 3 प्लस 1 यानी कि 617 माइनस 3 यानी कि 4, डीबीई होगा यहाँ पे 4, डीबी होगा यहाँ पे 4। एक बात और याद रखना, यदि हमें यहाँ पे ये हमें फॉर्मूला दे दिया और हमें उसकी डीबीई काउंट कर ली, अब हमें बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये इसका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो सकता है। वैसे तो इसकी डबलेट, सिंगलेट, ट्रिपलेट जो वैल्यू होंगी वो हमें यहाँ पे गिवन होगी केमिकल शिफ्ट की, ठीक है, कि कितने प्रोटॉन यहाँ पे डबलेट होंगे, कितने यहाँ पे सिंगलेट होंगे, कितने मल्टीप्लेट होंगे, ये सब हमें डाटा गिवन होगा। साथ में डेल्टा यानी कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी हमें यहाँ पे गिवन होगी। तो वहां पे हम बता सकते हैं कि मोलिकुलर स्ट्रक्चर क्या होगा जब भी हमें डीबीई 4 या 4 से ज्यादा मिले, डीबीई 4 या 4 से ज्यादा मिले तो मान लेना वहां पे एरोमेटिक कंपाउंड होगा ही होगा, एक एरोमेट्रिक रिंग होगी वहां पे, ठीक है। यदि इससे कम होंगे तो वो हमारे पास ओपन चेन का स्ट्रक्चर भी हो सकता है और वो रिंग का स्ट्रक्चर भी हो सकता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल शिफ्ट की। इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ ए केमिकल शिफ्ट डेल्टा फॉर प्रोटॉन। देखो सबसे पहले इफ एनी प्रोटॉन attach to sp3 कार्बन, कोई ऐसा प्रोटॉन जो sp3 कार्बन से अटैच होगा तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी 0.5 से 5.0 ppm, 0.5 से 5.0 ppm वैल्यू होगी यदि वो प्रोटॉन sp3 कार्बन से अटैच है उसकी। sp3 कार्बन भी अब हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो होगा sp3 कार्बन विदाउट एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और एक sp3 कार्बन वो हो सकता है जिसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हो। यदि sp3 कार्बन है और वो विदाउट एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके साथ जो प्रोटॉन होंगे उनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी 0.5 से 2 ppm, और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है तो उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी 2 से 5 ppm। क्लियर है? 2 से 5 ppm। ये तो हमने बात की है एक प्रोटॉन किसके साथ जुड़ा है, sp3 कार्बन के साथ। इफ एनी प्रोटॉन अटैच टू sp2 कार्बन, sp2 कार्बन से अटैच होगा तो उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो होगी 5 से 8.5 ppm, 5 से 8.5 ppm। अब जो ये sp2 कार्बन है, अब इसकी भी दो कंडीशन हो सकती हैं, जैसे sp3 कार्बन की थी, एक तो sp3 कार्बन वो हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हो, दूसरा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ना लगा हो। sp2 कार्बन वो होगा, एक तो होगा यहाँ पे ओलिफिनिक और दूसरा हो सकता है यहाँ पे एरोमेटिक। एरोमेटिक रिंग में भी हर कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है,
और ओलिफिनिक यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होंगे, वो कैसे होंगे, हमारे sp2 कार्बन होंगे। तो ओलिफिनिक होगा तो उसकी जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो होगी 5 से 7.5 ppm। यदि ये वैल्यू है तो यानी कि sp2 कार्बन ओलिफिनिक होगा। यदि वैल्यू हमारे पास डेल्टा की 6.5 से 8.5 ppm है तो वो होगी एरोमेटिक sp2 कार्बन की। नेक्स्ट हमारे पास होगा इफ प्रोटोन अटैच टू sp कार्बन, sp कार्बन से अटैच हो यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से यदि प्रोटोन अटैच है तो इस प्रोटोन की जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी डेल्टा वो होगी 1.5 से 3.5 ppm। ये वैल्यू होगी हमारी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच प्रोटोन की डेल्टा यानी कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करें वो प्रोटोन जो अटैच होगा एल्डिहाइड ग्रुप से, एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड OH, ये वाला जो प्रोटोन होगा इसकी वैल्यू होगी हमारे पास केमिकल शिफ्ट की 8.5 से 10.5 ppm, 8.5 से 10.5 ppm। मान लीजिए हमारे पास है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और यहाँ पे जो प्रोटोन है इस प्रोटोन की केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी 10.5 से 13 ppm, 13 ppm। नेक्स्ट प्रोटोन हो जैसे कि OH, NH, इस टाइप के प्रोटोन हो जो किस में होते हैं, एल्कोहल में होते हैं, फिनोल में होंगे और हमारे पास अमीन में होंगे। ठीक है, अब ये वाले जो प्रोटोन हैं इनकी वैल्यू या कहें हम डेल्टा वैल्यू 2 से 8 ppm होगी, ये वैल्यू होगी। सबसे ज़्यादा रेंज इसी में है 2 से 8 ppm इनकी OH और NH यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए जो प्रोटोन हैं उनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी 2 to 8। ये वैल्यू हमें याद रखनी होगी। वैल्यू देखो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी बट यहाँ से हमें मैच तो करनी होगी ना, स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर वहाँ पे बनेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं हम C5H10O। ये एक हमारे पास है मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे 6 प्रोटोन है जिसकी स्प्लिटिंग होगी डबलेट और केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी 1.5 ppm, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 1 प्रोटोन ऐसा होगा जो सेप्टेट स्प्लिटिंग देगा और जिसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी 4.6 ppm। नेक्स्ट हम बात करें हमारे पास है कितने हो गए 3 प्रोटोन ऐसे होंगे जो सिंगलेट स्प्लिटिंग देंगे और जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास है 7.2 ppm। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमें सोल्व करना है, ऐसे हमें गिवन होगा एग्जाम में। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे DBE कैलकुलेट करेंगे। DBE होगी यहाँ पे कार्बन है हमारे पास 5 माइनस 10/2 प्लस हम करते हैं ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट नहीं ऑक्सीजन हमारा बाईवैलेंट होगा तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, +1 5 5 1 6 6 माइनस 5 यानी कि 1 DBE 1 यानी कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर कोई रिंग होगी, ठीक है, कोई डबल बॉन्ड या फिर रिंग होगी। अब हमें बात कर रहे हैं यहाँ पे 6 प्रोटोन ऐसे हैं जिसकी स्प्लिटिंग होगी यहाँ पे डबलेट। स्प्लिटिंग किसके बताते हैं, उसके नेबरिंग कार्बन से, यानी कि ये हो सकता है CH3 CH CH3 3 और 3 6 और यहाँ पे नेबरिंग कार्बन हमारे पास यहाँ पे कोई और भी ग्रुप लगा हो सकता है। यहाँ पे क्या है, एक प्रोटोन है, ठीक है, एक प्रोटोन है यहाँ पे। देखो दूसरा यहाँ पे प्रोटोन तो नहीं आएगा क्योंकि प्रोटोन हो गया तो फिर वो हमारा डबलेट स्प्लिटिंग नहीं देगा। 6 प्रोटोन हो गए, ठीक है, इसकी वजह से नेबरिंग कार्बन में कितने प्रोटोन 1, एक हम ऐड कर देंगे कितना होगा 2 यानी कि डबलेट। तो ये हो सकते हैं हमारे पास ये वाली कंडीशन।
नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्रोटॉन ऐसे होगा जो सेप्टेट स्प्लिटिंग देगा। अब ये वाला जो 1 प्रोटॉन है, यहाँ पे इसके नेबरिंग पे कितने प्रोटॉन है, 3 3 6 में एक ऐड किया हमने 7, यानी कि सेप्टेट हमारे पास है, सेप्टेट हमारे स्प्लिटिंग होगी यहाँ पे। तो ये वाला इन दोनों के लिए सही है, यहाँ से हमें इन दोनों प्रोटॉन के बारे में पता लग गया। नेक्स्ट हमारे पास 3 प्रोटॉन ऐसे हैं जो सिंगलेट देंगे, सिंगलेट स्प्लिटिंग 3 प्रोटॉन यानी कि CH3। अब यहाँ पे कोई ऐसा प्रोटॉन ना लगा हो, देखो एक भी प्रोटॉन होगा तो उसमें एक तो हम खुद ऐड कर देंगे N+1 तो डबलेट हो जाएगा, यानी कि इसके साथ कोई प्रोटॉन ना लगा हो कि कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये होगा इसके लिए। अब यहाँ पे हम बात करें फिर स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखो, साथ में हमारे पास क्या है ये हमने देखे हैं CH3 CH CH3 और एक है CH3। सारे कार्बन हम काउंट करेंगे कितने होंगे, 1 2 3 4, C4 H कितने 3 3 6 7 और 3 10, ये हमारे पास बना है इनसे। मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, तो C5H10O2 में से C4H10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास मिलेगा C1O2 ये हो सकता है। इससे क्या बन सकता है हमारे पास, इससे ये हमें मिल जाएगा कार्बन और 2 ऑक्सीजन होंगे, तो कार्बोनिल कार्बन और एक हमारे पास क्या होगा ऑक्सीजन होगा। अब इसको हम कहाँ सेट करेंगे, इनमें से देखो CH3 CH3 यहाँ पे हमारे पास होगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 3, अच्छा एक ऑक्सीजन यहाँ और एक यहाँ CH3। एक तो कंडीशन हो सकती है हमारे पास ये वाली, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि CH3 CH3 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3। ये 2 कंडीशन अब हमारे पास हो सकती हैं। इन दोनों में से अब सही कौन सा है वो हमें देखना है। देखो इसका तो हमने बता दिया, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन हमें क्या देगा सेप्टेट, यानी कि 3 और 3 6 + 1 सेप्टेट, या फिर हम कहें मल्टीप्लेट देगा स्प्लिटिंग। नेक्स्ट इनकी बात करें 3 और 3 6 किसके हैं नेबरिंग, 1 है नेबरिंग दोनों के, 1 + 1 कितना देगा डबलेट देगा, कौन देंगे 6 प्रोटॉन देंगे, डबलेट देंगे। इसकी हमने बात करी 3 प्रोटॉन होंगे और 3 प्रोटॉन हमें देगा सिंगलेट। क्या इसके नेबरिंग में कोई प्रोटॉन हमें दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं, इधर भी कोई प्रोटॉन हमें नहीं दिख रहा। बट बात यह है अब यहाँ पे कार्बोनिल आएगा या फिर इधर ऑक्सीजन आएगा, वो हमें चेक करना है। वो हम चेक करेंगे इस केमिकल शिफ्ट से। देखो यहाँ पे हमारे पास 6 प्रोटॉन डबलेट यानी कि 1.5 ppm। 1.5 ppm कहाँ थी, sp3 कार्बन विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी वैल्यू थी 0.5 से 2 ppm, 0.5 से 2 ppm, यानी कि इससे 6 प्रोटॉन होंगे, इनके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इनके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। 1 प्रोटॉन सेप्टेट देगा और इसकी वैल्यू होगी डेल्टा की यानी कि केमिकल शिफ्ट की 4.6 इसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखो जो CH है, अब इसके साथ हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा इस पहले सबसे पहले इसको देखो CH की ट्रिपल बॉन्ड, अब ये sp3 है, ये जो कार्बन है कैसा है sp3 है, बट यहाँ पे यदि विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट होता तो यहाँ पे वैल्यू होती 0.5 से 2, बट यहाँ पे है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होगी तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, इसकी वैल्यू आनी थी 2 से 5 ppm, यही आनी थी 2 से 5 ppm, ठीक है। और अब हम बात करें, हमने बात की थी कार्बोक्सिलिक एसिड की,
C डबल बॉन्डेड OH, यानी कि ये वाला जो प्रोटॉन होगा इसकी वैल्यू होगी 10.5 से 13 ppm, 10.5 से 13 ppm। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इसके साथ देखेंगे हम, तभी डायरेक्टली हाइड्रोजन तो अटैच नहीं है बट वैल्यू तो कुछ ज़्यादा ही होगी, तो इतनी तो होगी नहीं, 2 से 5 तक, ठीक है। और यहाँ पे हम बात 2 से 5, सिर्फ इसकी बात करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिव की, तो वैल्यू होती है 2 से 5 की। बट यहाँ पे अब हम बात करें कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला, यदि कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जो 7.2 के अराउंड हो जाएगी, यानी कि 5 से ज़्यादा ही होगी। और ये जो CH है, CH हमारे पास है 4.6, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा होगा, और इसकी होगी 2 से 5 ppm के बीच में, यानी कि बिल्कुल सही है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर हुआ सबको? और बाकी ऑप्शन देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। अब हम बात करें NMR सिग्नल फॉर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये बेंजीन है, इनके साथ लगे हैं प्रोटॉन, ये सिंपल बेंजीन नहीं है, अभी यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं लगा है, तो बेंजीन है हमारे पास, उसके लिए हमने बताया था, यानी कि एरोमेटिक के लिए sp2 कार्बन की जो डेल्टा वैल्यू होगी वो होगी 6.5 से 8.5 ppm, ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात करेंगे, कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा दिया इस बेंजीन पे, कोई एक सब्स्टिट्यूटेड यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, ये है यहाँ पे कोई ग्रुप। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल बताने हैं प्रोटॉन के, तो प्रोटॉन होंगे ये वाले, ठीक है। अब हमें बताने हैं नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे यहाँ पे, NMR सिग्नल की बात करें हम, नंबर ऑफ सिग्नल, देखो ये दोनों प्रोटॉन क्या सेम है, यदि हम यहाँ से प्लेन पास करवाएं तो क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या ये दोनों सिमिलर होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे, और एक ये हमें देगा। तो हम बात करें नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे यहाँ प्रोटॉन के, 3 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, क्योंकि ये दोनों इस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के पास होंगे, इसकी कुछ डेल्टा वैल्यू अलग होगी, इनकी क्या होंगे, इनसे डिस्टेंस में थोड़े दूर होंगे दोनों के दोनों, इनकी वैल्यू इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होगी, इसकी वैल्यू और कम होगी इनके कंपैरिजन में। क्लियर है? यदि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा तो वहाँ पे प्रोटॉन हमें नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट करने हैं, तो कुछ इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इस पे नंबर ऑफ सिग्नल होंगे 3। क्लियर है? जब एक भी सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नहीं लगा था तो 6 के 6 प्रोटॉन का एक ही सिग्नल था, 6 के 6 प्रोटॉन का एक ही सिग्नल था। अब हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि बार हमारे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड 2 ग्रुप है, बट दोनों ही ग्रुप यहाँ पे सेम है, जैसे कि हमारे पास X और दूसरा भी हमारे पास है X। और अब हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल प्रोटॉन के कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्नल प्रोटॉन के कितने होंगे। वन, 2, 3, 4 यही होंगे प्रोटॉन हमारे पास। अब ये जो दोनों हमारे पास प्रोटॉन है, ये इन ग्रुप्स के जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं इनके पास है, दोनों की ही केमिकल शिफ्ट वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि यदि हम यहाँ से प्लेन पास कराएंगे तो एक दूसरे के सेम होंगे, और ये वाले एक दूसरे के सेम होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, एक सिग्नल देंगे, तो एक तो ये वाले देंगे और एक नीचे वाले देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल होंगे यहाँ पे 2, ये होंगे 2 सिग्नल होंगे। तो कैसे नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट करने हैं, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करेंगे हम, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसके लिए NMR सिग्नल की बात करेंगे। अभी हमने बात की है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करेंगे
तब हमें कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो देखो। यहाँ पे 4 प्रोटॉन होंगे जो कि यदि सिंगलेट हैं, 4 प्रोटॉन है और जो सिंगलेट हैं तो वो होंगे पैरा होमो डाई सब्स्टिट्यूटेड, पैरा होमो डाई सब्स्टिट्यूटेड। नेक्स्ट कंडीशन है 4 प्रोटॉन है जो मल्टीप्लेट है, मल्टीप्लेट है तो वहां पे हमारे पास कंडीशन होंगी ऑर्थो, मेटा और मेटा। ठीक है, ऑर्थो पे होंगे हिट्रो डाई सब्स्टिट्यूट, हिट्रो डाई सब्स्टिट्यूटेड में। मेटा पे होंगे होमो डाई सब्स्टिट्यूटेड और मेटा पे यहाँ पे भी होमो डाई सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा, मेटा मेटा दोनों सेम ही लिख दिया, ये वाली कंडीशन नहीं होगी, ये 2 कंडीशन होंगी ऑर्थो और मेटा। ऑर्थो यदि है वहाँ पे हिट्रो डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा और मेटा पे होमो डाई सब्स्टिट्यूटेड। नेक्स्ट होगा, मान लीजिए हमारे पास 2 डबलेट है और उन 2 डबलेट की इक्वल इंटेंसिटी है, इक्वल इंटेंसिटी, यानी कि 2 प्रोटॉन है, इसका सिंगलेट, इसकी जो स्प्लिटिंग होगी वो होगी डबलेट और इसकी भी जो स्प्लिटिंग होगी वो होगी डबलेट। तो एक की तो हमारे पास वैल्यू होगी ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड और इन 2 की होगी पैरा हिट्रो डाई सब्स्टिट्यूटेड और ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड में हो जाएगा होमो। क्लियर है? जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन थी वहाँ तो हम डायरेक्टली प्रोटॉन को देख के कैलकुलेट कर लेंगे, बट यदि सिचुएशन हमारे पास कुछ इस टाइप की है तो वहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ सिग्नल होंगे। जैसे कि ये प्रोटॉन है, ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल सिंगल प्रोटॉन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे नहीं लगा है, तो हम वहाँ पे प्रोटॉन कैलकुलेट कर लेंगे इजीली कि सारे के सारे प्रोटॉन वो एक ही सिग्नल देंगे। यदि एक यहाँ पे कोई ग्रुप लग गया तो अब हमारे पास ये 2 सेम, ये 2 सेम और ये, यानी कि नंबर ऑफ सिग्नल होंगे 3। अब यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी कि 2 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे बेंजीन पे हम लगा दें, वो पोजीशन कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए 4 प्रोटॉन ऐसे होंगे जो हमें सिंगलेट देंगे, 4 प्रोटॉन होंगे जो हमें सिंगलेट स्प्लिटिंग देंगे, तो वहाँ पे पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड और होमो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई हमारे पास एक जैसे कि हमारे पास दे दिया कोई मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया और साथ में कंडीशन दे रखी है कि यहाँ पे 4 प्रोटॉन है, उन 4 प्रोटॉन की जो स्प्लिटिंग होगी वो होगी सिंगलेट। ठीक है, सिंगलेट स्प्लिटिंग होगी तो हमें उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। वहां पे जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे वो होंगे, एक तो हो सकते हैं कंडीशन की वो पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, क्योंकि 2 डिफरेंट ग्रुप होंगे। एक हमारा जो हमारा एक तो होगा, मान लीजिए कहीं भी हमने ग्रुप लगा दिया, दूसरा जो ग्रुप होगा उसके पैरा पोजीशन पे होगा, दूसरा होगा उसके पैरा पोजीशन पे होगा, ये होगी इस केस में कंडीशन। मान लीजिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, इसमें 4 प्रोटॉन है वही, और 4 प्रोटॉन होंगे उसमें मल्टीप्लेट स्प्लिटिंग दे रहे, वो मल्टीप्लेट स्प्लिटिंग देंगे तो उनके पास जो कंडीशन होगी, जो वो ग्रुप लगे होंगे डाई सब्स्टिट्यूट यानी कि 2 जो ग्रुप लगे होंगे वो 2 ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशन पे हो सकते हैं या फिर मेटा पोजीशन पे। यदि ऑर्थो पोजीशन पे है तो वो होंगे हिट्रो डाई सब्स्टिट्यूटेड, और यदि वो मेटा पोजीशन पे है तो वो हो सकते हैं होमो डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर? यहाँ पे यदि मान लीजिए हमारे पास 2 डबलेट हैं किसी भी मॉलिक्यूल में और उनकी इक्वल इंटेंसिटी है, दोनों ही डबलेट हैं, तो उनके पास एक तो कंडीशन हो सकती है 2 प्रोटॉन ऐसे होंगे जो ऑर्थो पे होंगे और 2 प्रोटॉन ऐसे होंगे जो पैरा हिट्रो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देंगे हमें। क्लियर है ये वाला एग्जांपल, ये वाला कॉन्सेप्ट, सॉरी। अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो है कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जे से। कपलिंग कांस्टेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जे से, ये है क्या कपलिंग कांस्टेंट? ये हमारे पास सिग्नल होंगे
और ये जो हमारे पास सिग्नल होंगे ये है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। कैसे होंगे ये? नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको हम कहेंगे जे। डिस्टेंस बिटवीन टू केमिकल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, उसे हम कहेंगे कपलिंग कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से। अब इसका एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन होगा, NJXY, ये होगा इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। N का मतलब होगा यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे उन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं वो होगा N। ठीक है, X जिसका सिग्नल हम देख रहे हैं किसका क्या सिग्नल है, और Y कि वो किसके साथ है स्प्लिटिंग दिखा रहे हैं, जो उसका नेबरिंग होगा। X तो वो है जिसका हम सिग्नल की बात करेंगे, और Y वो होगा जिसकी वजह से हम स्प्लिटिंग बताते हैं, यानी किसका नेबरिंग, तो वो होगा Y। एग्जाम्पल से देखो, CH3 ये हमारे पास है। CS2 ले लो चाहिए। अब यहाँ पे हमें बात करनी है, जैसे कि ये कार्बन है H, इसको छोड़ो, देखो ये है H, ये कार्बन, और ये इसका H। ठीक है, इन दोनों की हम बात कर ले पहले। ये हमारे पास है ये वाला कार्बन, इसके साथ प्रोटॉन है, ये वाला कार्बन इसके साथ है प्रोटॉन है। तो इन दोनों प्रोटॉन, ये HA है और ये है HB, दोनों डिफरेंट लेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट होंगे तो फिर सिग्नल ही एक देंगे हमें, तो ये है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब इनका सबसे पहले मैं बात करें N वैल्यू क्या होगी, यानी कि इन दोनों प्रोटॉन के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो 1 2 3 1 2 3 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो N की वैल्यू हुई 3। जे हमारा जे ही रहेगा कपलिंग कांस्टेंट। अब हम बात करें X हमारे पास यहाँ पे जिसका हम सिग्नल चेक करेंगे पहले, तो मान लीजिए ये हमारे पास है CH2 था, यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे है CH3 है, और यहाँ पे हमारे पास कोई और होगा Cl ले लीजिए। तो हम बात करें HA की, X होगा जिसके सिग्नल की हम बात करेंगे, तो ये हमें सिग्नल देगा, किसकी बात कर रहे हैं A की, और इसकी स्प्लिटिंग कौन बताएगा B, तो वो होगा B। या फिर ये हो सकता है कि हम HB को ले लें, इसकी सिग्नल देखें, HB का सिग्नल कौन, स्प्लिटिंग कौन बताएगा HA, तो ये हो सकती है सेकेंड 3JBA, दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, ठीक, अब कैलकुलेट करके देख लेना, तो ये होगा हमारा कपलिंग कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो यहाँ पे जो कपलिंग कांस्टेंट हम देखेंगे 3 पार्ट्स में देखेंगे। फर्स्ट होगा जेमाइनल, सेकंड होगा विशिनल, एंड थर्ड होगा हाई रेंज ऑर्डर। अब जेमिनल क्या होता है? जेमिनल क्या होगा, एक ही कार्बन पे 2 प्रोटॉन लगे हों, एक ही कार्बन पे 2 प्रोटॉन, और ये दोनों प्रोटॉन कैसे होंगे, नॉन इक्विवेलेंट। एक ही कार्बन पे 2 प्रोटॉन हमारे नॉन इक्विवेलेंट लगे हों, उसको हम कहेंगे जेमाइनल। अब जेमिनल ये होगा। अब यहाँ पे हमें जे की वैल्यू मिलेगी, वो होगी 10 to 12 यहाँ पे। अच्छा, इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं, एक तो जे की 10 to 12, एक होगी जे की वैल्यू 1 to 2। 10 to 12 कब होगी? 10 to 12 जब होगी जब वे हमारे पास डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन होंगे, डायास्टीरियोटोपिक प्रोटॉन होंगे, तो वहाँ पे जे की वैल्यू होगी 10 to 12।
1 2 कब होगी? जब डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन होगा, तब वहाँ पे J की वैल्यू 1 2 2 होगी। विशीनन में क्या होगा? विशीनन में होगी, यहाँ पे दो कंडीशन होंगी, यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि दो प्रोटॉन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन डबल बॉन्ड के, यानी कि उनके बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड। जो हमारे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे दोनों, इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा। एक कंडीशन हो सकती है वो ट्रांस पोजीशन पे हो, एक कंडीशन हो सकती है वो सिस पोजीशन पे हो। एक कंडीशन ट्रांस, एक कंडीशन होगी सिस। यदि सिस पे है तो वहाँ पे होगी J की वैल्यू 10 to 12 और ट्रांस होगी वहाँ पे होगी 16 to 18, 16 to 18 वैल्यू होगी। अब हम बात करें हाई रेंज ऑर्डर। हाई रेंज ऑर्डर में हमारे पास है 4J, 5J एंड 6J। ये वाली वैल्यू आपको देखने को मिले वो होगी हाई रेंज ऑर्डर, और ये हमें मिलती है रेयरली, ये हमें रेयरली मिलेंगी। ठीक है, तो ये होगी हाई रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के लिए। कल हम बात करेंगे हमारे 13 कार्बन NMR के लिए। देखो 13 कार्बन NMR और प्रोटॉन NMR, इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो हम प्रोटॉन में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में, वही हम बात करने वाले हैं कार्बन वाले में। उसमें थोड़ी ही वैल्यू चेंज हो जाएंगी, बाकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएगा। एक ही क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमें 2 क्लास लगी है समझने के लिए, वहाँ पे हम जल्दी जल्दी करवा देंगे, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ वैल्यू डिफरेंट होंगी, उनको हम बता देंगे कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे रहने वाली है, इनका यूज होगा। और आज की क्लास में जो हमने नंबर ऑफ सिग्नल स्प्लिटिंग और जो पोजीशन की बात की है, उसके हम कल नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे आपको ये वाले कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना, कि जब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे थे।